Hello, a very good morning to all of you. Do you hear me? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? Okay. Dipesh, Akansha, okay. Good morning. Good morning. So today's topic is structure of biological membranes, transport across membranes, and domain membrane equilibrium. तो आज 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं. थोड़ा फास्ट मूव करेंगे आज हम. 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. पहला है स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की, जो आप 12th में भी पढ़ते आए हैं, नीट में और पीएमटी में भी पढ़ा है आपने. साथ में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है मेम्ब्रेन से अक्रॉस, और एक नया कॉन्सेप्ट डॉनिन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. तो आपको ये अच्छे से समझना है आज डॉनिन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वीडियो क्लियर है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, गुड. सो नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की. Biological membranes are thin sheet-like structure composed of lipids, proteins and carbohydrates. आप सभी को मालूम है कि ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है. हम 12th क्लास में भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसको, और पीएमटी के दौरान, नीट के दौरान भी इसे बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है. The ratio of proteins to lipid varies between different type of membranes. Generally 40 to 50% proteins are present. Myelin sheet has 80% lipids and 20% proteins. The inner membrane of mitochondria has 80% protein and 20% lipids. So, आप सभी को पता है कि 40 से 50, 40 to 50% प्रोटीन प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन के अंदर. बट अगर वो माइलिन शीट में है तो वो 80% लिपिड हो जाएगा, 20% प्रोटीन हो जाएगा, और वो सिंपल है. और अगर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहाँ 80% प्रोटीन और 20% लिपिड्स होते हैं. जस्ट रिवर्स टू माइलिन शीट. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, वो लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, केमिकल कंपोजिशन उनका. और अगर माइलिन शीट की बात करें तो वहाँ 80% लिपिड होता है और 20% प्रोटीन होता है. जबकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ 80% प्रोटीन होता है और 20% लिपिड्स होता है. और जनरली अगर बात करें तो 40 to 50% प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. सम मेम्ब्रेन्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट अप टू 10%. It is found on the external surface of the plasma membrane. हम देखेंगे कि जो बिल्कुल एक्सटर्नल सरफेस है उस पर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो अप टू 10% तक होता है. दे आर अटैच्ड टू आइदर प्रोटीन एज ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स एज ग्लाइकोलिपिड्स. ये 2 टर्मिनोलॉजीज हम आगे भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. अभी आप जान लें कि अगर प्रोटीन के साथ है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लाइकोलिपिड्स है. Many animal cell membranes have thick coating of complex polysaccharide referred to as glycocalyx. 3 main groups of amphipathic lipids are found in the membrane, that is phospholipids, then sphingolipids and cholesterol in animal membranes. तो 3 तरीके के लिपिड्स हमारे पास हैं जो एम्फीपैथिक होते हैं. आगे हम लिपिड्स में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. 3 तरीके के लिपिड एनिमल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो हमें पता लगा कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में लिपिड्स होगा, प्रोटीन्स होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. वेरी कर सकता है लिपिड और प्रोटीन्स का कंपोजिशन, परसेंटेज उनका. कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम अप टू 10% तक रहेंगे, या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं या वो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में हो सकते हैं. लिपिड्स 3 तरीके के हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ये आपने स्ट्रक्चर बहुत बार बनाई भी होगी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये मेम्ब्रेन है. यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड से अटैच है कार्बोहाइड्रेट. ये अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है. अभी ध्यान रखें ये प्रोटीन है, जो प्रोटीन इंटीग्रल है अंदर
जैसे हुए हैं फास्फोलिपिड्स के अंदर। बाहर भी आप देख सकते हैं जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ये पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। कोलेस्ट्रॉल भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप ग्लाइकोप्रोटीन्स देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन है और उनके साथ प्रोटीन अटैच्ड है। इस तरीके से आप, ये साइटोसोल है, आप इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को देखते आए हैं। फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने कहा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी हम इसे एक बार और देखेंगे डिटेल में। ये देखिए लिपिड बाइलेयर, इसको मैंने एम्फेसाइज किया है। फास्फोलिपिड बाइलेयर हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं और हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं। आप इसको अच्छे से यहाँ ध्यान रखें। पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स। अगेन यहाँ पर क्योंकि ये बाइलेयर है, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स। फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। A lipid bilayer model originally proposed for membrane structure in 1935 by Davison and Danieli has been modified. हम सभी को पता है कि डेविसन और डेनिली है, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का जो मॉडल था 1935 में। फिर इसको मॉडिफाइड किया गया 1972 में। S.J. Singer and G. Nicholson proposed a membrane protein are inserted into the phospholipids layer. 1972 में सिंगल एंड निकोलसन, जिसके नाम से ये फेमस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन्स जो हैं वो फास्फोलिपिड्स बाइलेयर के अंदर इंसर्टेड होते हैं। Fluid mosaic model proposed by Singal and Nicholson is a more recent and acceptable model for the membrane structure. तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे acceptable और recent model जो है वो है Singal and Nicholson का। Now biological membrane usually have a thickness of 5 to 8 nm. A membrane is essentially composed of lipid bilayer, as I said earlier. The hydrophobic non-polar region of the lipids, that is fatty acid tail, face each other at core of the bilayer, while the hydrophilic polar region, that is phosphate group head, face outward. You can see in this slide, as I told, this is polar phospho, this is polar hydrophilic heads, as I told, this is polar phosphate group head and hydrophobic tail of fatty acids. So, is it clear to all of you? आप लोगों को समझ में आया कि पोलर कौन सा पार्ट होता है और नॉन पोलर कौन सा पार्ट होता है? तो प्लीज राइट इन द बॉक्स, नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है? प्लीज राइट इन द बॉक्स, व्हाट इज द नॉन पोलर पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड? दैट इज हाइड्रोफोबिक। बट कौन सा होता है? तेल। तेल किसकी बनी होती है? जैसे मैंने कहा तेल बनी होती है, किसकी बनी होती है? फैटी एसिड तेल। तो आंसर इज फैटी एसिड, नॉट ओनली टेल, आंसर इज फैटी एसिड तेल। और साथ में मैंने जैसे कहा आपसे कि जो हाइड्रोफिलिक है रीजन, वो है हेड है फॉस्फेट का, वो क्या है? वो है पोलर, वो आउटवर्ड होगा। जो पोलर चीज होती है वो आउटवर्ड, जैसे मैंने आपको कहा ये पोलर जो है वो आउटवर्ड होगा, जो हेड है फॉस्फेट के, और ये जो है ये फैटी एसिड की टेल्स है। नाउ क्लियर है आप सबको? Is it clear to all of you? Please write in the box. अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक के अंदर प्रोटीन्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं, दो नाम आपको सामने है, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर लूजली held to the surface of the membrane and they can be easily separated by mild treatment with solution of high ionic strength, for example cytochrome C of mitochondria. Another protein is intrinsic or integral membrane proteins, जिसको हम transmembrane proteins भी कहते हैं, are tightly bound to the lipid bilayer and they can be separated only by the use of powerful detergent or organic solvents like hormone receptors. These membranes contain high portion of hydrophobic amino acid which can interact with hydrophobic region of lipid bilayer. The membrane is asymmetric due to the irregular distribution of protein. तो आप देख सकते हैं membrane asymmetrical है, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन्स भी बीच बीच में धसे हुए हैं। दो तरीके के प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन।
पेरिफेरल प्रोटीन को मैंने कहा, जैसे कि अभी दो नाम हमने दिए हैं, पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक को इंट्रीगल और ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो बीच बीच में होते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रोटीन हैं ये देख सकते हैं आप, इसके साथ ही यहाँ पर हमने दिखाया था इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल, ये बीच जो बिल्कुल सरफेस पे है वो क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि इजीली सेपरेट हो जाते हैं, बट इंटीग्रल प्रोटीन्स पावरफुल डिटर्जेंट से सेपरेट होते हैं। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ एक रिवाइज करा रही हूँ। फंक्शंस क्या है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के, लोकलाइजेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसडक्शन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिसीविंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। Fluid mosaic model of the cell membrane, as I told earlier, polar heads. This is polar head made up of phosphate head, and this is non-polar hydrophobic tails made up of fatty acids. And these are carbohydrate cell markers. It is essential for the cell recognition, cell-cell interactions. Functions of membranes. क्या functions हैं membranes के? आप सभी को मालूम है, it is the boundary between the cell interior and exterior and maintains the shape of the cell. First, maintain रखता है उसकी shape को, it separates and protects the cell from the external environment, protect भी रखता है, support भी करता है, transport of substances in and out of the cell. The lipid bilayer prevents the passage of hydrophilic ions and molecules, control what enters and exits the cell to maintain an internal balance called homeostasis. जैसे कि आपको मालूम एक टर्म होती है होम्योस्टेसिस, कंट्रोल करता है वो क्या एंटर होगा और क्या एग्जिट होगा सेल से। इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वो है होम्योस्टेसिस। तो इंटरनल जो बैलेंस है होम्योस्टेसिस, इसको भी मेंटेन रखता है सेल मेम्ब्रेन, सेल सेल इंटरेक्शंस एंड सिग्नल ट्रांसडक्शंस। तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है आप चेक बॉक्स पे लिखें, प्लीज एड इन द check box the most important function of the cell membranes or biological membranes. First, shape, maintain the shape of the cell, protects, separates, supports, transport, cell-cell interaction and signal transduction. फ्लूइडिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। कैसे फ्लूइडिटी बढ़ती है मेम्ब्रेन की और कैसे डिक्रीज होती है। द डिग्री ऑफ मोशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन विद इन द लिपिड बाइलेयर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फ्लूइडिटी इन मेम्ब्रेन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिग्री ऑफ मोशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन विद इन द लिपिड बाइलेयर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। Long chain saturated fatty acid decreases fluidity and permeability of membrane. They have straight tail so that they are packed tightly. वो tightly packed होते हैं, इसलिए जो saturated fatty acids होते हैं वो fluidity को decrease करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो saturated fatty acids हैं वो decrease करते हैं और unsaturated fatty acids present in the membrane phospholipids increase the fluidity. ये मैं आपको सभी लिपिड में वापस पढ़ाऊंगी जब लिपिड पढ़ेंगे हम। अभी आप यहाँ ध्यान रखेंगे saturated fatty acids और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, आपको ये ध्यान होगा जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नहीं होते हैं डबल बॉन्ड, और ये जो है ये डिक्रीज करता है फ्लूइडिटी को, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को और परमेबिलिटी को ऑफ मेम्ब्रेन को। ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ग्रेटर विल बी फ्लूइडिटी एंड परमेबिलिटी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म। दो तरीके की फॉर्म होती है जब हम इसके आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, सिस एंड ट्रांस। तब आप देखेंगे कि जो सिस मेम्ब्रेन, जो सिस वाला फॉर्मेट होता है वो विच मार्क्स किंग्ड ट्विस्टेड टेल्स membrane made of more unsaturated fatty acid has more kinks, hence they are not highly packed and showing fluid nature. जो पैक अच्छे से नहीं है, जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड है वो पैक्ड है इसलिए उनकी वो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं, बट अनसैचुरेटेड एंड सिस फॉर्म जो है वो फ्लूइडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक और जो फास्फो मैंने कहा लिपिड्स होते हैं, तीन तरीके के होते हैं आपके पास, स्फिंगोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो उनमें से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ फैटी एसिड्स एंड रिड्यूस फ्लूइडिटी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिड्यूस करता है फ्लूइडिटी को। इट प्रिवेंट्स क्लोज पैकिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन एंड देयरबाय लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। फ्लूइडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप ध्यान रखें, जैसे टेम्परेचर आप करते हैं इंक्रीज, तो आप सभी को मालूम है जनरल कॉन्सेप्ट है, और फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज किस किस से होती है फ्लूइडिटी,
फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, सिस फॉर्म से और टेम्परेचर से, और डिक्रीज किस किस से होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से, और कोलेस्ट्रॉल भी मूवमेंट को रोकता है फैटी एसिड्स के और रिड्यूस करता है फ्लूइडिटी। सो फ्लूइडिटी आपको समझ में आ गई, प्लीज राइट इन द बॉक्स। मैं इसे डिटेल में और पढ़ाऊंगी जब हम लिपिड्स करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे लिपिड्स में, और मे बी आपको लिपिड्स साइमल्टेनियसली हो भी रहा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी कैसे फैक्टर से बढ़ती और घटती है। ओके, अब हम दूसरा जो हमारा आज क्लास का जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा दो तरीके के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। आज थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे इसको। The plasma membrane of the living cell not only covers the cytoplasm but also controls the transport of water and solutes between external and internal environments. Plasma membrane support करता है, प्रोटेक्ट करता है सारे फंक्शंस के साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इसके बिना हमारा न्यूट्रिशन जो सेल को चाहिए वो उसे नहीं मिल पाएगा, जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स is a very important aspect of cell membranes or for the cell. For the cell to survive, it takes up the nutrients from outside and release the internal substance outside. This process occurs by means of transport either through cell membrane or through protein in the lipid bilayer. या तो प्रोटीन करेंगे या हम इसको कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। It is highly selective filter, permits nutrients and leaves the waste products from the cell. It's called as selective permeability. आपने बहुत बार पढ़ा है कि selective permeability कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की? क्योंकि जो न्यूट्रिशन या जो भी कुछ हमें चाहिए वो तो हम अंदर ले लेते हैं और जो वेस्ट होता है उसे हम बाहर निकलते। सेल के पास, मेम्ब्रेन के पास सिलेक्टिव होता है कि ये हमें अंदर लेना है और ये हमें बाहर निकालना है, तो select it is called as selective permeability. This transport process can be divided into two types. First is passive and another is active. आप देख सकते हैं एक्टिव प्रोसेस को दो तरीके से बांटा है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बल्क फ्लो में सेपरेट किया है। लेकिन हम यहाँ पर मेनली जो एम्फेसाइज करेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे करेंगे, और यहाँ प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट पे। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? आपको इसको जल्दी जल्दी देखना है, आपको मालूम है क्या होता है। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इन रिस्पांस टू अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? रिस्पांस टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउनहिल प्रोसेस मींस हायर टू लोअर। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे मूवमेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मे और मे नॉट बी मीडिएटेड बाय प्रोटीन, प्रोटीन से मीडिएटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द प्रोसेस रिक्वायर नो मेटाबॉलिक एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दो तरीके का हमें अच्छे से पढ़ना है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और हम ऑस्मोसिस भी देखेंगे, बट जो मेन हमारा एम्फेसाइज रहेगा वो सिंपल डिफ्यूजन पे और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे रहेगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसा होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, डाउनहिल प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन, अ नेट मूवमेंट और फ्लक्स ऑफ द solute from the degree of higher concentration to one of the lower concentration is called diffusion. Diffusion occurs as downhill process. Higher the difference in concentration between two systems, the more rapid the rate of diffusion. जैसे मैंने कहा हायर कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की वहां से लोअर की तरफ जाएगा, इसको डाउनहिल प्रोसेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. डिफ्यूजन अकर्स आइदर डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन और थ्रू मेम्ब्रेन चैनल्स और थ्रू पोर्स. या तो मेम्ब्रेन डायरेक्टली करेगा या मेम्ब्रेन चैनल्स के अकॉर्डिंग होगा या पोर्स के द्वारा होगा. Diffusion of molecule across the membrane depends on the charge, size and lipid solubility of the substance. बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला है चार्ज, दूसरा है साइज, तीसरा है लिपिड solubility. Smaller the molecule, greater the rate of diffusion, and more the lipid solubility, more the rate of diffusion. Diffusion of ion depends on the charge and concentration of ions inside and outside the membrane. Small and uncharged molecule like oxygen, carbon dioxide, water and lipid soluble substances such as steroid hormones cross membrane by simple diffusion. It does not exhibit saturated kinetics. ये आपको ध्यान रखना है कि ये saturation kinetics को नहीं एग्जिबिट करती. ये मैं आपको जब हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स तब मैं आपको डिटेल बताऊंगी. अभी यहाँ पे सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन में एग्जिबिट नहीं करती है सैचुरेशन काइनेटिक्स को. और साथ में मैंने कहा डिपेंड करेगा चार्ज पे, साइज पे और लिपिड सॉल्युबिलिटी पे. अगर स्मॉल है मॉलिक्यूलर साइज तो ग्रेटर होगा और लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा. चार्ज की मैंने जैसे बात कही वो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा. स्मॉल और अनचार्ज होंगे, ऑक्सीजन, CO2, H2O,
और लिपिड सॉल्युबल जो है लाइक स्टीरॉइड हार्मोन्स, ये सभी सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है। What is facilitated diffusion? In facilitated diffusion, the movement of solute occurs through a carrier protein known as transporter or known as translocase or permease. दो नाम है इसके ट्रांसपोर्टर्स के जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाता है, ट्रांसलोकेज और परमीएज। परमीएज किससे लिया गया है? परमेबिलिटी से लिया गया है। इट इज फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन, आपको ध्यान रखना है। द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स, आपको ध्यान रखना है। Specific carrier protein for the transport of glucose, galactose, leucine, phenylalanine, etc. have been isolated and characterized. तो facilitated diffusion क्या होता है? यहाँ इतना सा डिफरेंस है कि वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? प्लीज एड इन द बॉक्स। आपको वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको? ओके अंजना, यस आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके ठीक है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है? डिफ्यूजन में मैंने कहा ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते, कैरियर प्रोटीन नहीं होता, डायरेक्टली होता है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है, जिसे हम ट्रांसलोकेज और परमीएज कहते हैं और जिसे हम ट्रांसपोर्टर्स का भी नाम देते हैं। ये फास्टर होता है सिंपल डिफ्यूजन से और इसमें एक्सपेंडिचर एनर्जी दोनों में ही नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। पैसिव में एज अ होल एनर्जी जो है वो कंज्यूम नहीं होती। आप देख सकते हैं डिफ्यूजन डायरेक्टली हो रहा है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रोटीन है। डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, आप देख सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट्स, चैनल प्रोटीन एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्रोटीन है जिससे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। एनर्जी किसी में भी कंज्यूम नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है, एनर्जी किसी में भी कंज्यूम नहीं होगी। क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है डिफ्यूजन की, आपको ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड ब्लड, आप सभी जानते हैं रेस्पिरेशन में। एक्सचेंज ऑफ एनाइंस लाइक क्लोराइड्स एंड बायोकार्बोनेट इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल में क्या होता है एक्सचेंज, वो भी आप जानते हैं, ये भी डिफ्यूजन के कारण है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड्स ऑन द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सबस्टेंस इनटू a cell by facilitated diffusion is an example of uniport। आपको ट्रांसपोर्ट में यूनिपोर्ट ध्यान रखना है, आगे भी हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। क्या होता है यूनिपोर्ट? यूनिपोर्ट इज देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ single molecule in one direction. For example, glucose is transported into erythrocytes by uniport mechanism. Another important passive transport system is gated ports or channels. This transport system is for specific ions and small molecules. Pore is used for bacteria and channel is used for animals. These gates or channels open and close on recipient of signal. तो क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है डिफ्यूजन की? आपने देखा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ एनाइंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, नर्व इम्पल्सेस, यूनिपोर्ट, किस तरीके से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है इनटू इरिथ्रोसाइट्स, और गेटेड और कैसे होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अनदर जो मैकेनिज्म है वो है गेटेड पोर्स और चैनल्स से। जो पोर्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर और चैनल्स जैसे एनिमल्स में पाए जाते हैं। इस तरीके से ये डिफ्यूजन प्रोसेस पूरा होता है। Another third one is osmosis. Osmosis is the process of moving water across a semi-permeable membrane towards ion or solute-rich region in a solution. आप सभी को मालूम है concentrated sugar solution, water less concentrated, dilute sugar solution, water more concentrated. तो आप देख सकते हैं dilute solution से कहाँ जा रहा है, and this is sugar molecules. तो जहाँ कम है आप देख सकते हैं sugar particles कम है, ये dilute है, dilute से कहाँ जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा। इंपॉर्टेंट बिकॉज लार्ज वॉल्यूम चेंजेस कॉज्ड बाय वाटर वॉल्यूम डिस्टर्ब नॉर्मल सेल फंक्शन। आपको मालूम है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक आप तीन टर्मिनोलॉजीज को हमेशा पढ़ते हैं। आइसोटोनिक में श्रिंक भी नहीं होते ये सेल और स्वेल भी नहीं होती है। हाइपरटोनिक के अंदर श्रिंक हो जाती है, क्रिनेशन बन जाता है, आप देख सकते हैं। दिस वन इज आइसोटोनिक, दिस वन इज हाइपरटोनिक। यहाँ क्रिनेशन हो चुका है, गड्ढा हो चुका है, सेल स्वेल होती है हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर। दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड लाइसिस। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और फिजियोलॉजी में भी हमने पढ़ा होगा।
मैं बहुत डिटेल में ऑस्मोसिस को नहीं लूंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सभी आप पढ़ चुके हैं, टोनिसिटी। अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द सेल uses energy in the form of ATP, a cell currency, to transport the substances. This process require transport proteins. इस प्रोसेस में हमें क्या चाहिए? अगेन हमें रिक्वायर्ड है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। द सोल्यूट are usually transported from an area of lesser solute concentration to greater solute concentration. Has this process is called as uphill process. ये uphill process है क्योंकि लेस से ग्रेटर की तरफ जा रहा है, लो से हायर की तरफ जा रहा है, इसको हमने अपहिल प्रोसेस का। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल कहा था, उसमें एनर्जी जो है वो नहीं लगती थी और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता था। ये अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम are ion pumps. It is powered by direct source of energy. The transport of sodium and potassium by sodium-potassium ATPase in the plasma membrane is an example. Physiology में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है सोडियम पोटेशियम ATPase, सोडियम पोटेशियम transport. ATP provides energy for the transport. The concentration of sodium in the outside of the cell is higher, and then that in the interior of the cell is lower. It is responsible for maintaining the high potassium and low sodium concentration inside the cell. आपको ध्यान रखना है कि अंदर क्या होगी, इनसाइड हाई पोटेशियम रहेगा और आउटसाइड जो है जो सोडियम जो है वो ज्यादा रहेगा और लो अंदर रहेगा सोडियम कंसंट्रेशन। जैसे मैंने कहा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हाई पोटेशियम एंड लो सोडियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। ओआबीन आपको नाम याद रखना है, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, और इसको डिटेल में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एसिड बेस बैलेंस, फर्दर सोडियम एंड पोटेशियम ग्रेडियंट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Secondary active transport, it is driven by the concentration gradient. For example, sodium moves into cell where its concentration is lower, which facilitates the transport of sodium amino acid or glucose into the cell. तो आप देख सकते हैं यहाँ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे वो है को ट्रांसपोर्ट, और when two substances are co-transported from one side of the membrane to other side, such as sodium and amino acid and sodium and glucose, the process is called as symport. सेम डायरेक्शन में हो रहा है को ट्रांसपोर्ट, तो हम उसे कहेंगे सिम्पोर्ट। एग्जाम्पल जो है वो है सोडियम एंड ग्लूकोज। जैसे मैंने कहा कि ये जो है कि किस तरीके से होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज ड्रिवन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम मूव्स इनटू द सेल वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लोअर, which facilitate the transport of amino acid और ग्लूकोज into the cell। तो ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि इसको दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। पहला है को ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट जो सेम डायरेक्शन में होगा, और दूसरा है when the transport of a substance in one direction is coupled to the transport of another substance, co-transport in the opposition or opposite direction। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इट इज कॉल्ड एज एंटीपोड। एग्जांपल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस एंड एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का जो ट्रांसपोर्ट है वो एंटीपोड का एग्जाम्पल है, और सोडियम और ग्लूकोज का जो एग्जाम्पल है वो है सिम्पोड। तो सेम डायरेक्शन में होगा ट्रांसपोर्ट, चाहे वो को होंगे, को तो होंगे क्योंकि साथ में हो रहे हैं। ऐसे ही एंटीपोड अगर अलग उल्टी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एंटीपोड कहलाएगा, और सेम डायरेक्शन में है तो वो सिम्पोड कहलाएगा। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको समझ में आ गया ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया? मुझे लिखिए चैट बॉक्स में। मैंने जैसे कहा एक्टिव दो तरीके था, प्राइमरी और सेकेंडरी। पैसिव की हमने बात की, डिफ्यूजन की बात की, ऑस्मोसिस की बात की, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की। तो क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? तो डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसके अंदर, इसका नाम ही बता रहा है आपको, प्रोटीन कैरियर होता है। साथ में एक्टिव हमेशा कैरियर प्रोटीन्स प्रोटीन्स के द्वारा होगा, ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा होगा, और उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, लेकिन पैसिव के अंदर कभी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं किस तरीके से होता है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन, सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम, फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अमीनो एसिड्स का, डाइपेप्टाइड्स का। आप इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके के डिफ्यूजन हो रहे हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहे हैं, और किस तरीके से हमारे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें
ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, बहुत बार आपने नाम सुना है। Cells need to import and export large molecules that could not be transported via pores, channels और transport proteins, जिनका जो बड़े molecules होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि जिनका ट्रांसपोर्टेशन पोर्स और चैनल्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से नहीं हो सकता। तो वहाँ हम किससे यूज करते हैं, हमारी जो टेक्निक है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, transport into and out of the cell by endocytosis and exocytosis respectively. In both cases, transport is by the formation of a specialized type of lipid vesicles. इसलिए इसको वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, लिपिड वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज द process by which macromolecules are engulfed by plasma membrane and brought into the cell within lipid vesicles. As I told earlier, the receptor-mediated endocytosis begins with the beginning of macromolecules to specific receptor protein in the plasma membrane of the cell membrane of cell, and the membrane then invaginates, forming a vesicle that contains the blood molecules, bound molecules. It fuses with the lysosome, which contain the hydrolytic enzymes. Inside of lysosome, the endocytosed material and receptor may be degraded. It is estimated that approximately 2% of the exterior surface of plasma membrane possesses characteristic coated pits. तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्या मैकेनिज्म है ये। सबसे पहली बात तो एंडोसाइटोसिस में मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एंगल्फ कर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विद इन सेल लिपिड वेसिकल्स बन जाते हैं। जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो किस तरीके से बनता है, वो मैंने आपको कहा कि जैसे एंगल्फ होता है, यहाँ पर एक इन्वेजिनेशन हो जाएगा, वेसिकल बन जाएगी, उसको बाउंड कर लेगा मॉलिक्यूल के लिए, फिर वो लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है। It is estimated that approximately 2% of the exterior surface of plasma membrane possesses characteristic coated pits. The pits can be internalized to form coated vesicles which contain an unusual protein called क्लेथरीन। आपको उस प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है, क्लेथरीन, जो कि इसलिए जरूरी है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के लिए, क्लेथरीन। ठीक है। द अपटेक ऑफ एलडीएल मॉलिक्यूल्स बाय द सेल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एंडोसाइटोसिस। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से हम लिपिड में पढ़ेंगे, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एंडोसाइटोसिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस अंदर लेना है, दो तरीके के मैंने बोला, ट्रांसपोर्ट है मैक्रोमोलिक्यूल्स के। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस लिपिड वेसिकल्स के थ्रू होंगे, जैसे मैंने कहा एंडो में अंदर आएगा, कोटेड पिट्स के द्वारा, क्लेथरीन के द्वारा होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एग्जाम्पल है एलडीएल मॉलिक्यूल्स। दो तरीके का होता है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स सच एज वायरस, बैक्टीरियल सेल, डेब्रिस। फेगोसाइटोसिस occurs only in specialized cells such as macrophages and granulocytes. As you know, आप लोग जानते हैं इसको कि फेगोसाइटोसिस कैसे होता है, माइक्रो में भी आपने पढ़ा है। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग। इफ द कंटेंट आर लिक्विड and smaller in the size, then the process is called as पिनोसाइटोसिस. It is also called as cell drinking. तो दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस है सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस है सेल ड्रिंकिंग। एक्सोसाइटोसिस, इट इज सिमिलर टू एंडोसाइटोसिस बट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अपोजिट। जैसे मैंने कहा ये बाहर निकलेगा। द रिलीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल्स मोस्टली अकर्स वाया पार्टिसिपेशन ऑफ गोल्गी apparatus. During exocytosis, the material to be secreted from the cells are enclosed in a vesicle. Again, the vesicles then fuse and the plasma membrane releasing the vesicles contained into the extracellular space. उसी तरीके से है बट आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, वेसिकल बन जाएगी, फ्यूज हो जाएंगी और ये रिलीज कर देगा वेसिकल्स जो कंटेंट्स को एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर। The zymogens of digestive enzymes are exported from the pancreatic cell in this manner. The secretion of hormones, insulin, usually occurs by this exocytosis process. Now, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को हमने दो तरीके से करा, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस आपने देखा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप यहाँ बेसिक डिफरेंस भी देख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं। एक्टिव के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है, पैसिव के अंदर कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। एक्टिव के अंदर मूवमेंट्स ऑफ आयंस टेक प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, और पैसिव के अंदर मैंने कहा फेवर करता है, सेम उसमें मूविंग ऑफ आयंस टेक्स प्लेस फेवरिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस एक्टिव के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक्टिव के अंदर अगेंस्ट है, तो इसका मतलब क्या है, लो से हाई की तरफ है, और पैसिव के अंदर हाई टू लो है। स्पेसिफिक कैरियर इज रिक्वायर्ड। एक्टिव में
कैरियर पैसिव के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको पार्शली करेक्ट कर लें आप कि जो डिफ्यूजन है उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई हमें कैरियर नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसके अंदर हमें किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो रेट है एक्टिव के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है और इसके अंदर पैसिव के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं मेनली, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ डिजीजेस भी हैं हमारे पास। पहला है हार्टनप्स डिजीज ड्यू टू डिक्रीज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड इन द इंटेस्टाइनल सेल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। आपको सिर्फ इनको याद रखना है, क्यों होती है, नाम भी याद रखने हैं और क्यों होती है। सिस्टीन यूरिया characterized by increased excretion of cysteine amino acid, lysine and arginine and ornithine. This results in the formation of renal cystine stones. Decreased glucose uptake in some individual due to lack of the specific sodium glucose transporters, and renal absorption of phosphate is decreased in vitamin D resistant rickets. तो ये आपको डिजीज भी ध्यान रखनी है। पहली है हार्टनसप डिजीज, सिस्टीन यूरिया, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन, रीनल रीअब्जॉर्प्शन। आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक्टिव, पैसिव, देन एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस अलग अलग पार्ट्स में ये बताया है। सबसे पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई, जिसमें हमने सिंगल निकोल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा। बाइलेयर, जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है, इंटीग्रल एज पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। फिर हमने ट्रांसपोर्ट देखा। ट्रांसपोर्ट में हमने देखा दो तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन एंड देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फिर एक्टिव में प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। फिर हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन देखा, जिसमें हमने पढ़ा एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमने दो तरीके का पढ़ा, इसमें एक था फेगोसाइटोसिस और दूसरा था पिनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग। नाउ वी मूव टू गिब्स डोनेंस मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर हमेशा शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, इंटरनल में भी एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से समझें आप लोग। व्हेन मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेबल टू आयंस sodium and chloride, and if the concentration of ions on both the side is different, the ions freely diffuses or diffuse to attain equal concentration. आप सभी को मालूम है कि जब when membrane is freely permeable to ions, membrane जो है वो freely permeable है ions के लिए, आप सभी को पता है। अब concentration हो सकता है दोनों sides में अलग अलग, तो क्या होगा, द आयन फ्रीली डिफ्यूज करेंगे इक्वल होने के लिए, अटेन इक्वल कंसंट्रेशन पाने के लिए। गिब्स डोनेन ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अल्टर्स द डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन। तो गिब्स और डोनेन से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉन डिफ्यूजिबल आयन्स जो है उनकी प्रेजेंस से एक साइड पे जो मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजिबल आयन्स का, वो अल्टर हो रहा है। मीन्स हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको सिर्फ जनरल एक बार लैंग्वेज पढ़ें। गिब्स डोनेन ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अल्टर्स द डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन्स। जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन्स है एक साइड, वो दूसरी साइड के डिफ्यूजिबल आयन्स के जो ट्रांसपोर्ट है उसको अफेक्ट करते हैं। मेन थिंग है कि वो अफेक्ट होता है। The Gibbs-Donen effect describes the unequal distribution of diffusible ions on either side of semipermeable membrane or between the compartments, which occurs in the presence of non-diffusible ions. इसको हम डायग्राम से समझेंगे, ऐसे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। एक देखिए, यहाँ पर हमने एक लिया है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और दो कंपार्टमेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा है द कंपार्टमेंट ए कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम प्रोटीनेट इन विच सोडियम एग्जिस्ट एज सोडियम एंड प्रोटीन एज प्रोटीनेट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सोडियम प्रोटीनेट है, यहाँ पर प्रोटीन है, एक सोडियम है एक प्रोटीन है। सोडियम एग्जिस्ट हो रहा है सोडियम आयन के रूप में और प्रोटीन प्रोटीनेट के रूप में। सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोटीन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द प्रोटीनेट PR minus is colloidal and is not diffusible through the membrane. आपको ध्यान रखना है ये नॉन डिफ्यूजिबल है। The compartment B contains solution of NaCl जो आपको मालूम है डिफ्यूजिबल है। तो एक तरफ तो है सोडियम क्लोराइड जो डिफ्यूजिबल है और सोडियम प्रोटीनेट में प्रोटीनेट आपने देखा नॉन डिफ्यूजिबल है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि गिब्स ने क्या कहा था, गिब्स ने कहा ऑब्जर्व किया दैट द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अल्टर्स द डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजिबल आयंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर according to Donen's effect, the non-diffusible ion or ions on one side of the membrane influence the diffusion of diffusible ion, and both quality and quantity of diffusible ions will be influenced. In above situation, sodium ions can diffuse either way
but chloride ions can diffuse only to the left and and to the A compartment containing non-diffusible protein, whereas protein cannot diffuse at all. तो प्रोटीनेट डिफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर कौन डिफ्यूज होंगे? क्लोराइड डिफ्यूज होंगे। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, गिब्स ने कहा कि नॉन डिफ्यूजिबल जो है वो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजिबल के मूवमेंट को। तो यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है? यहाँ पे क्लोराइड का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं होगा तो दोनों का, लेकिन ये इफेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ पर क्लोराइड जो है वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, यानी कि ए कंपार्टमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन प्रोटीन एक जो है वो डिफ्यूज नहीं करेगा, बिकॉज वो तो नॉन डिफ्यूजिबल है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? सोडियम 120 हो जाएगा। आप इस डायग्राम को ऐसे समझें, यहाँ पर सोडियम 90 था, 90 सोडियम, 90 क्लोराइड। देखिए हुआ क्या? 120 हो गया सोडियम, मूवमेंट हुआ यहाँ, क्लोराइड 30 यहाँ चला गया, प्रोटीन उतना का उतना रहा। तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हुआ आप देख सकते हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, द फॉलोइंग विल बी सिचुएशन इन बोथ कंपार्टमेंट। इन द साइड ए देयर विल बी मोर सोडियम, 120 हो गया, एज सोडियम आयन हैव टू बैलेंस नाउ इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीनेट द न्यूली एंटर्ड क्लोराइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या हुआ? यहाँ जब सोडियम बढ़ गया तो यहाँ पर क्लोराइड को आना पड़ा। 120 एंड प्लस देख सकते हैं कितना हुआ? 120 सोडियम और 120 माइनस। तो आप देख सकते हैं कैटायन और एनायन इक्वल हो गए। तो यहाँ इलेक्ट्रोनिक जो जिसको कहना चाहिए बैलेंस है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको बैलेंस रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इनसाइड बी sodium has to balance only chloride which are remaining after diffusion to A side. Hence the concentration of sodium inside A will be greater than sodium inside B. आप देख सकते हैं, आपने खुद ने देखा भी होगा 120 है यहाँ सोडियम और यहाँ पे 60 है। The concentration, thus total ionic concentration inside A will be much higher than inside B. आपको देख रहा है यहाँ टोटल जो है वो concentration ionic ज्यादा है B से। दूसरा, the concentration of chloride ion in A should be much less than inside B. आप देख सकते हैं यहाँ लेस है, 30 है यहाँ पर 30, और बी में 60 है क्लोराइड। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं ऑन द अदर हैंड क्लोराइड इनसाइड बी विल बी ग्रेटर देन साइड ए। आपको दिख रहा है साइड ज्यादा है और यहाँ कम है। इससे क्या मतलब हुआ? आपको डायग्राम समझ में आ गया है। मैंने जैसे कहा आपको ये पिक्चर ध्यान रखनी है कि डिफ्यूजन जो नॉन डिफ्यूजिबल था एक साइड में प्रोटीनेट, सोडियम प्रोटीनेट, उसने इसको अफेक्ट किया। 30 क्लोराइड इधर चला गया, यहाँ पर हो गया अगेन माइनस हो गया। टोटल देखा जाए 120 और प्लस भी 120, टोटल यहाँ पर ज्यादा है, क्लोराइड यहाँ कम है, क्लोराइड यहाँ ज्यादा है। इससे क्या पता चला हमें? ऑन द साइड इन विच नॉन डिफ्यूजिबल आयन प्रेजेंट देयर इज अकोमुलेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज डिफ्यूजिबल आयंस सोडियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम बढ़ गया है। यही मैंने आपको कहा 120 सोडियम हो गया है। In the other side of membrane, the non-diffusible ions have made the accumulation of diffusible ion the same. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लोराइड है वो ज्यादा है in comparison to side A. The total concentration of all ions will be greater in which non-diffusible protonate is present, leading to osmotic imbalance between two sides. और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो कि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। When the two solutions containing diffusible and non-diffusible ions are separated by a semi-permeable membrane, diffusion takes place towards non-diffusible ion containing side. तो मैंने यही कहा था आपको कि जहां non-diffusible है उसी तरफ मूवमेंट होता है। This also reduces the diffusion of like charged ion to dead side. As a result, on the side which contain non-diffusible ions, diffusible counter ions are more concentrated, while the like charged diffusible ions concentration more on opposite side. This is called as Gibbs-Donen effect. However, the total number of cation and anions are equal on both sides. जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल नंबर जो है वो तो इक्वल ही रहेगा। यहाँ पर 60 और 60 है, यहाँ पर 120 और 120 है। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आप देखेंगे डिटेल में डिफरेंसेस इन आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और प्रोटीन इन प्लाज्मा और ESF। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, डोनेंस को हम क्यों पढ़ते हैं? पहला तो है डिफरेंस इन द आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। आप सभी को पता है कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की मेम्ब्रेन के कंसंट्रेशन जो अंदर और बाहर है वो अलग अलग होती है। तो प्रोटीन इन प्लाज्मा एंड ISF, इनके क्या कैसे डिफरेंस होता है और किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है,
ये डोनेंस इक्विलिब्रियम बताता है। The lymph and interstitial fluids have lower concentration of inorganic ion, sodium, potassium, and higher concentration of anion chloride compared to plasma. तो आपको जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया सोडियम प्रोटीनेट का और सोडियम क्लोराइड का, उसी तरीके से आप देखेंगे सारे मूवमेंट्स जो हैं वो सारे मूवमेंट भी उसी तरीके से होते हैं। ISF tissue fluid is a solution that bathes and surrounds the cell of multicellular animal. Interstitial spaces में जो मिलता है वो ISF कहलाता है। It is the main component of extracellular fluid which also include plasma and transcellular fluid. तो आपको ध्यान रखना ISF क्या है और ये जो डोनेंट जो इक्विलिब्रियम है वो करता क्या है, वो क्या करता है, इसमें मूवमेंट्स को आपको बताता है, डिफरेंस इन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा एंड ISF। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड्स हैं वहां पर सोडियम पोटेशियम कम है और क्लोराइड ज्यादा है, तो प्रोटीन हैव मच कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा then in the interstitial fluid. This is due to impermeability of capillary wall of proteins, क्योंकि वहाँ proteins हैं। As per the Gibbs-Tonen effect, non-diffusible ions like protein in plasma enhance the outward diffusion of anions like chloride from the blood vessel. Same example. This reduces the efflux of diffusible cations like sodium, and therefore there is lower concentration of sodium and higher concentration of chloride in found in lymph and ISF as compared to plasma. Same example है जो भी हमने डोनेंस का इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल पढ़ा था। Osmotic pressure due to above sodium this Donen effect, sodium ions are held back in plasma and hence increase the osmotic pressure. Sodium ज़्यादा रहेगा, osmotic pressure को increase करेगा। Concentration of sodium potassium in renal glomerular filtrate, dialysis in renal failure, ये भी यहाँ पर important aspect करता है। Donen membrane equilibrium is the basic principle involved in the artificial means of purifying blood by dialysis in the patient of renal failure. Resting potential membrane आप सभी को पता है -90 millivolt due to chloride and sodium potassium concentration unevenly distributed, there is resting transmembrane potential. Membrane hydrolysis ये भी इसी के कारण होता है, the relative strength of hydrogen and hydroxyl ions and therefore the acidic or alkaline nature or either side of membrane is influenced by the presence of non-diffusible ions. This phenomenon is referred as membrane hydrolysis. Dominant membrane equilibrium explains the greater concentration of hydrogen ion in the gastric juice. Concentration of erythrocyte chlorides due to the Gibbs-Tonen effect, it is observed that chloride concentration in erythrocyte is only 1/4 of the plasma concentration. Then pH of RBC due to the tension of hydrogen ions as a result of the Gibbs-Tonen effect, pH of RBC is slightly lower than of plasma क्योंकि यहाँ lower होगी pH, H+ जो है वो ज़्यादा है, retention ज़्यादा है इसका। Hemoglobin of RBC is negatively charged and this causes accumulation of positively charged ion including H+. Therefore, the pH of RBC is slightly lower, 7.25 than the plasma, that is 7.4. तो प्लाज्मा जो है उसकी जो pH है वो ज़्यादा होगी RBC से। डोनेन इक्विलिब्रियम इफेक्ट के कारण ही, गिब्स-टोनेन इफेक्ट के कारण ही। क्लोराइड शिफ्ट और हम्बर्गर फिनोमिना, इट इज ड्यू टू द गिब्स-टोनेन इक्विलिब्रियम। Electrical charge due to plasma protein as anions, the potential inside the vessel related to its outside makes plasma slightly electronegative. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं जो उसको आपको ध्यान रखना है, जैसे क्लोराइड शिफ्ट, पीएच ऑफ आरबीसी जो लोअर होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट क्लोराइड्स, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, डायलिसिस इन रीनल फेलियर, रेस्टिंग पोटेंशियल, मेम्ब्रेन हाइड्रोलाइसिस एंड differences in the ionic concentration of biological fluid, or we can say proteins in plasma and ISF. ISF is, what is ISF? Please write in the box, what is ISF? Please write in the box, what is ISF? Do you hear me? ISF क्या होता है? Yes, interstitial fluid. और ये क्या, किससे इसके प्लाज्मा की और इनकी कंसंट्रेशन हमें पता लगती है, वो है डोनेंस इक्विलिब्रियम, या जिसका हमने एक और नाम दिया है जिसको हम कहते हैं गिब्स-टोनेन इफेक्ट। ओके, तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दूसरा हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा डोनेंस मेम्ब्रेन इफेक्ट है जिसको हम गिब्स-टोनेंस मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आप बताइए गिब्स-टोनेंस का थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा मे बी क्या होता है? एग्जाम्पल आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो है जो ये मैंने आपको बोला, सोडियम प्रोटीनेट
और सोडियम क्लोराइड का। आप बताएं मुझे, आपको गिब्स डोनेट समझ में आया है आपको या नहीं आया है? देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, डोनेंस इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सोडियम प्रोटीनेट है, प्रोटीनेट जो है, ओके, प्रोटीनेट, इस डायग्राम को आप याद करें तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक रीडिंग आप कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो क्लोराइड है वो मूव कर जाएगा, कहाँ मूव, इधर कर जाएगा, क्योंकि ये नॉन डिफ्यूजिबल है प्रोटीनेट, ये मूव नहीं करेगा, क्लोराइड इधर आ जाएगा। और यहाँ आने की वजह से, जैसे मैंने कहा, क्यों आता है ये, क्योंकि नॉन डिफ्यूजिबल आयंस है, यहाँ पर क्या करेगा उसका, ये अकुमुलेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा क्लोराइड का इधर, तो यहाँ पर 30 हो गया, तो प्रोटीनेट और जो ये क्लोराइड है नेगेटिव हो गए 120, जो पॉजिटिव है वो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl 30-30 आया, तो यहाँ पर सोडियम भी कितना आ गया, 120, तो ये इक्वल हो गया, यहाँ से ज्यादा होगा क्लोराइड, यहाँ ज्यादा होगा क्लोराइड, यहाँ कम होगा। और इसी इफेक्ट की वजह से जितने भी हमारे बायोलॉजिकल, जितने भी हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं या फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आयनिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है बायोलॉजिकल फ्रूट्स की, प्रोटीन में प्लाज्मा और ISF में अलग अलग होता है, लोअर कंसंट्रेशन होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, किसकी, सोडियम पोटेशियम, एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनाइंस की। तो इसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं वो हायर होते हैं प्लाज्मा में देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये सब क्यों होते हैं, वही इफेक्ट हमें लगाना है। साथ में हमें डायलिसिस रीनल फेलियर, ये कमर्शियली भी हम यूज करते हैं, मेम्ब्रेन हाइड्रोलिसिस और रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन, pH लो होती है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स क्लोराइड की, क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर फिनोमिना, एंड इलेक्ट्रिकल चेंज। होपफुली आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम ही है, डायग्राम आप ध्यान रखें, स्टार्टिंग का ध्यान रखें आप, डायग्राम कौन सा है सेल मेम्ब्रेन के लिए। लिपिड बाइलेयर है, आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, यहाँ पर लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड है, और प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फास्फोलिपिड्स है उसमें टेल और हेड्स, अगर हेड है फॉस्फेट तो वो हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और टेल है फैटी एसिड के, दो हाइड्रोफोबिक है। और इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को भी आप देख सकते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो इजिली सेपरेट हो जाती है, और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो सेपरेट इजीली नहीं होती है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि पेरिफेरल का दूसरा नाम क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, प्लीज राइट, ओके प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक, ओके गुड। कृतिका, कृतिका डू यू हियर मी बेटा? कृतिका आपको समझ में आया? ओके गुड। कृतिका आप, ओके, so I think, is it clear to all of you? Fluid mosaic model, then transport, active and passive, active primary transport, secondary transport, passive simple diffusion, facilitated or osmosis. ओके मैं गिब्स को वापस से, आदर्श, ओके मैं रिवाइज कराती हूँ। ये एक फिनोमिना है गिब्स डोनेट मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। आपको ये ध्यान रखना है, गिब्स और डोनेट ने, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अल्टर्स द डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजिबल आयंस। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा नॉन डिफ्यूजिबल क्या है, सोडियम प्रोटीनेट, यहाँ पे नॉन डिफ्यूजिबल क्या है, प्रोटीनेट, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, डिफ्यूजिबल। तो जो प्रोटीनेट है सोडियम प्रोटीनेट का, वो अल्टर करता है इसके डिफ्यूजन को। तो जब इसने अल्टर किया तो मूव क्या किया, मूवमेंट हुआ, आप देख सकते हैं जो मूवमेंट हुआ, क्लोराइड का मूवमेंट हुआ, और क्लोराइड का मूवमेंट होने से 30 यहाँ आ गए, मूवमेंट दोनों का होगा लेफ्ट साइड में। और चूंकि प्रोटीनेट जा नहीं सकता तो मूवमेंट किसका हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का। यहाँ सोडियम 30 प्लस हो गया तो 120 हो गया, और माइनस यहाँ पर क्लोराइड 30 इधर आ गया तो यहाँ पर भी 120 हो गया। तो 120 120 तो बैलेंस रहे, इधर भी 60 60, बट ए की तरफ ज्यादा हो गया और बी की तरफ टोटल जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो कम हो गई।
क्लोराइड यहाँ ज्यादा है, क्लोराइड यहाँ कम है। तो ये आपको समझना है, यही एस्पेक्ट है। अब आदर्श बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको? जो कोई भी एक जगह नॉन डिफ्यूजिबल है, ओके आदर्श क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू यू बेटा? ओके गुड। अब इसके एग्जाम्पल्स को उससे कोरिलेट करना है आपको। जैसे मैंने कहा कि पीएच लो हो जाएगी, प्लाज्मा में अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा में ज्यादा होगा कि आईसीएफ में ज्यादा होगा, किस तरफ कौन सा आयंस है वो ज्यादा होंगे, प्रोटीन किस तरफ ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये किससे एक्सप्लेन हो रही है? ये सारी एक्सप्लेन जो है वो डोनेंस इक्विलिब्रियम से हो रही है, गिब्स डोनेंस इक्विलिब्रियम से हो रही है। तो ये जितने इसके एप्लीकेबिलिटी है, लाइक डिफरेंस इन आयनिक कंसंट्रेशन, प्रोटीन प्रेजेंस प्लाज्मा में, आईसीएफ में, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, डायलिसिस में, मेम्ब्रेन हाइड्रोलिसिस में पीएच आरबीसी की लो क्यों होती है, हैम्बर्गर जो फिनोमिना है वो क्लोराइड शिफ्ट का क्यों होता है, लाइकवाइज। ओके नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिम्पल मुझे बताएं आपको समझ में आ गया गिब्स डोनेन? डिम्पल, राहुल? ओके सो थैंक यू वेरी मच, thank you once again.